नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैक्सीन संकट और भारत। साथ ही हम लोग जानेंगे कि वैक्सीन को लेकर के भारत की क्या रणनीति रही है या आगे क्या होनी चाहिए। इसी प्रश्न में हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत के साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय देशों का क्या सहयोग रहा है। साथ ही जो भारत और अमेरिका की हालिया संबंध जो काफ़ी नज़दीकियाँ आई थी, ऐसे दौर में अमेरिका का जो क्या रवैया रहा है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा सहयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा टॉपिक है भारत में वैक्सीन संकट। कहता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। और इस बात से हम लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं कि वर्तमान में जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वह पूरी तरह से जो है धराशायी हो चुकी है। क्योंकि जहां हम लोग एक तरफ ट्रिलियन की बात करते हैं, लंबा लंबा गप करते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो ऑक्सीजन तक जो है या अस्पताल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो ये है रियलिटी। और कहीं ना कहीं अगर ज़मीनी हकीकत को जो पता चला है उसके पीछे है कोरोना महामारी की दूसरी लहर। पहली लहर के पश्चात भारत ने दुनिया भर में अपनी वैक्सीन को पहुंचाया। बात करें जब हमारे यहाँ पर केसेस काफ़ी कम आने लगे थे, तो उस दौरान जो भी खास करके बात करें मेडिकल स्टाफ या फिर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनको ही वैक्सीन दिया जा रहा था। तो इस समय क्या हुआ कि भारत के द्वारा एक काफ़ी बड़े अमाउंट में वैक्सीन को जो है बाहर पहुंचाया गया। इसमें कुछ जो है उम, मतलब कह सकते हैं कुछ दान के रूप में दिए गए और कुछ का जो है व्यापार भी किया गया। क्योंकि इस समय जो है दूसरी लहर की कोई कल्पना भी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में टीके का जो सार्वभौमिकरण हुआ है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी टीका लगाने की घोषणा की गई। पहले ये जो है 45+ था, लेकिन अब जो है 18 वर्ष से ऊपर भी टीका लगवा सकते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि कई राज्यों में तो वैक्सीन ही नहीं है। 18+ जो ये अनुमति दिया गया है, कई जगह अभी अगर आप देखें तो दिल्ली, बम्बई ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में ही दिया जा रहा है। बाकी बिहार, झारखंड इसमें तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। यह है अभी अगर ऐसा ये कहा जा सकता है कि केवल वर्तमान में घोषणा मात्र है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में टीकाकरण जो है ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है और आगे भी यह हो सकता है। दुनिया भर में वैक्सीन निर्यात करने वाला भारत आज आयात कर रहा है, और काफ़ी आसानी से भी ये आयात नहीं हो रहा है, बल्कि इस पर भी काफ़ी क्या कहते हैं आप, ये मशक्कत करना पड़ रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमें आयात करनी पड़ती है। इनमें से कुछ चीज़ें अमेरिका से आती है और अमेरिका द्वारा निर्यात करने में देरी की गई। पहले तो उसने ये कहा था कि आपको भेज ही नहीं सकते, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो उसके बाद वह तैयार हुआ और भेजा उसने। इसमें कोई शक नहीं कि यदि अमेरिका द्वारा आगे भी यदि निर्यात में देरी की जाती है तो टीके का निर्माण प्रभावित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब क्या है कि वो पहले अपने आप को रखेगा, अपना सामान रखेगा, मतलब अपने पास रखेगा, फिर निर्यात करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो हमें जिस डोज की आवश्यकता है, जितनी डोज की आवश्यकता है उसके लिए हमारे पास कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास ही कच्चा माल लिमिटेशन में आएगा तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग बना के कहाँ से रख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, टीके का निर्माण प्रभावित होगा। हमारे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एवं टीके की 2 डोज होने के कारण भारत
को जो है कई करोड़ डोजों की ज़रूरत है। देश में वैक्सीन की कीमतों को लेकर भी एक विवाद उत्पन्न हो चुका है और यह विवाद कहीं न कहीं भारत में वित्त की कमी को भी उजागर करता है। अलग अलग वैक्सीन के दाम होना कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि वित्त की भारी कमी है। आगे कहता है कि वैक्सीन के वितरण को लेकर वैश्विक प्रतिबद्धता भी एक मुद्दा है। जो वैक्सीन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप को ऐसे नहीं अपने तरीके से आप कर सकते हैं। वैश्विक गठबंधन कार्यक्रम कोवैक्स ने अब तक 84 देशों में वैक्सीन को वितरित किया है और इसमें भारत ने 66 मिलियन वैक्सीन का जो खुराक है वो इसमें दिया है। तो एक संगठन है जो कि कहीं ना कहीं इसको सुनिश्चित करती है कि जिन देशों के पास निर्माण नहीं हो सका है उन्हें भी वैक्सीन मिल सके। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी एक स्तर तक बना के रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका की तरह की WHO से हट गए, जिसका कोई मतलब आप इस तरह से समझें स्टैंडर्ड ऐसे मामलों में नहीं रहता है। आगे कहता है आगे भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करना पड़ सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वैक्सीन की ज़रूरत है, वहां वे निर्माण नहीं कर सकते, वहां निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में जो संगठन है वो सभी देशों से कुछ कुछ अमाउंट लेकर के वहां पर उसको देती है। तो आगे ऐसा होता है तो भारत को भी वहां उस समय भी कुछ देना पड़ सकता है। और फिलहाल ही वर्तमान में ही भारत में एक भारी कमी चल रही है, लेकिन भारत अभी स्वयं वैक्सीन की संकट से जूझ रहा है। कहता है कि यदि 3 मिलियन प्रतिदिन की दर से टीके का वितरण किया जाए तब भी भारत के हर वयस्क को टीके का कम से कम एक खुराक देने में 260 दिन लगेगा, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और ऐसे में जो सभी को टीका देना ये 2 दिन 4 दिन का काम नहीं, इसमें एक लंबा समय लगेगा, लगभग सालों लग सकते हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि भारत टीके के लिए सार्वभौमिक नीति बनाने में वर्तमान में सक्षम नहीं है और इसके पीछे आज जिस स्थिति में हम लोग हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पहली लहर के पश्चात अपने नागरिकों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए बिना दुनिया भर में वैक्सीन को बांटना। कहीं ना कहीं जो है वैक्सीन मैत्री के द्वारा जो वैक्सीन को बांटा गया और जो वैक्सीन नीति होनी चाहिए उसमें सरकार के द्वारा अपना 100% नहीं दिया गया, क्योंकि जो हमारी ज़रूरत थी उसको दरकिनार कर दिया गया, या उस समय अगर इतनी ज़रूरत नहीं थी फिर भी जो है स्टॉक में नहीं रखा गया। बात करें दुनिया के देशों के द्वारा किस प्रकार के सहयोग या असहयोग किए जा रहे हैं, तो कहता है कि जब वैश्विक शक्तियां वैक्सीन राष्ट्रवाद को शह दे रही थी, मतलब जो देश हैं वो अपने ही स्टेट में या अपने ही देश में वैक्सीन को रख रहे थे, दूसरे देशों को नहीं देना चाह रहे थे, तो उस समय भारत के द्वारा एक अभिभावक के रूप में एवं उदारता के साथ दुनिया के देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप दी गई। लेकिन भारत के साथ इस तरह का व्यवहार जो वर्तमान में किया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इस तरह का व्यवहार अन्य देशों का नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को वैक्सीन भेजने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अमेरिका द्वारा भी कच्चा माल भेजने में आनाकानी की गई और हो सकता है कि यह आगे भी इसे किया जा सकता है। और यह आनाकानी क्यों की गई उस पर भी हम लोग अभी इसी प्रश्न में बात करेंगे। कहता है कि एक तरफ अमेरिका क्वाड के जरिए भारत के साथ आता है और चीन को प्रतिसंतुलित करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है नॉन टैरिफ बैरियर, मानवाधिकार और का उल्लंघन आदि आरोप लगा करके भारत को प्रतिसंतुलित करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोहरे चरित्र या डुअल नेचर आप कह सकते हैं। और ऐसा करने का वजह, जो सबसे बड़ा वजह है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन बनाने की क्षमता विश्व में सर्वाधिक है और
भले आज हमारे पास हमारे देश में वैक्सीन की कमी हो, लेकिन वैक्सीन बना करके भारत ने संपूर्ण दुनिया में साबित कर दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन बनाने की क्षमता विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है। खैर, इसमें भी अब बहुत राजनीति होने लगी। आपको पता है कि इसके जो हेड थे वो कहीं ब्रिटेन चले गए, वो वहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। तो काफ़ी जो है सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करें आगे, कहता है कि आज भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण एवं उसका वितरण करके भारत ने अपना लोहा मनवाया, लेकिन अमेरिका वैक्सीन के लिए दुनिया के बाजार में अपनी पैठ को बनाना चाहता है। वो एक बड़े मार्केट की तलाश में लगा हुआ है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भारत वैक्सीन के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर अपने योगदान से सबको प्रभावित करे। तो इसके पीछे आनाकानी करने का या कुछ ना देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। ऐसे समय में जो लोग, जो देश से या जो लोग ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, अलग अलग क्वाड बनाए जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, और इस समय अगर आप हेल्प ना करके मार्केट ढूंढ रहे हैं तो आप बेहतर तरीका समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत जब भी मुश्किल में होता है तो उसका केवल एक और एक पुराना साथी होता है, रूस। और इस चीज़ को रूस ने फिर से एक बार साबित किया है। स्पुतनिक 5 की खेप आ चुकी है और आगे भी कई सारी डोजें आना बाकी है। तो ये जो रवैया है या ये जो सोच है अमेरिका की, कहीं ना कहीं इस सोच के कारण भारत में वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकता है। बात करें आगे क्या होना चाहिए, तो देखिए, भारत को वैक्सीन के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने हेतु हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। जैसे मान लेते हैं कि 8 जगह ऐसे हैं जो कि वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों को, नंबर ऑफ प्लेस को बढ़ा देना चाहिए कि 8 की जगह अब 30 जगह वैक्सीन बनेगा। तो ज़्यादा वैक्सीन बनेगा, ज़्यादा डोजेस बनेंगे, ज़्यादा डोजेस लोगों को लगेंगे, और जो इस लहर के कारण जो भी हमारी क्षति हो रही है शारीरिक आर्थिक, उसमें कमी होगी। कहता है भविष्य के लिए अपने स्टॉक को सुरक्षित करने के बाद ही वैक्सीन निर्यात के बारे में कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। जैसा हम लोगों ने पहली लहर के बात किया, अब वो काम नहीं करना है। वर्तमान में भारत न केवल अपनी आबादी का ख्याल रख रहा है, बल्कि दुनिया के देशों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें भी वैक्सीन मुहैया करा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, उनकी नज़र में भारत का यह रवैया, उनकी आंखों में ये काफ़ी खटक रहा है। इससे भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े टीका उत्पादक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो यह एक बहुत बड़े गर्व की बात है। भारत को वैक्सीन का उत्पादन और उसके विकास से जुड़े मुद्दे की पहचान करके उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो का जो टारगेट है वो 100 लाइक्स का है। देखते हैं आप लोग कितना सहयोग करते हैं।